दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया ईयरबुक 2020 का चैप्टर नंबर 10 जो कि शिक्षा है उसको देखने वाले हैं। तो एजुकेशन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और भी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे प्री मेंस व इंटरव्यू के साथ साथ एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो एसए में इंट्रोडक्टरी लाइन के रूप में जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया इसको आप लिख सकते हैं। पहली लाइन लिखी गई कि एजुकेशन शिक्षा मानव संसाधन विकास का सार है। यानी अगर व्यक्ति को एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए तो मानव संसाधन यानी मानव एक प्रकार का संसाधन है और मानव संसाधन का विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही वह व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा और अपने यानी जो मानव संसाधन है उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखार पाएगा और देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है। एजुकेशन भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 130 अरब यानी 130 करोड़ अर्थात 1 अरब से ज़्यादा है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा अगर प्रदान किया जाए तो उससे मानव संसाधन भारत में जो मानव संसाधन है उसका विकास होगा। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमिता का आधार है। अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान की जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, नई नई खोजें करेगा, नया नया ज्ञान प्राप्त करेगा, नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अग्रसरित होगा, जो व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास एवं समृद्धि की शुरुआत होती है। तो जब भी इंट्रोडक्शन लाइन आपको लिखना हो तो आप ये बात कह सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान की गई तो वह व्यक्ति नई नई सीखों को, नई नई खोजों को, नए ज्ञान, नवाचार व उद्यमिता का आधार मजबूत करेगा, जो न केवल उस व्यक्ति का विकास होगा बल्कि व्यक्ति के साथ साथ देश का विकास व समृद्धि भी सुनिश्चित होगी। इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं अध्यापन कार्य को समाज एवं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रखकर अभी वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति लाई गई है। मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर देने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर भी जो चैप्टर एजुकेशन या शिक्षा है उसमें मंत्रालय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय समिति निगरानी समिति, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति, छात्रों के लिए राष्ट्रीय साधन सह योजना, छात्रवृत्ति योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना, जम्मू कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसे कार्यक्रम, भेदभाव के निवारण के लिए विनियम और लोकपाल ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। रैंकिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित किया गया ताकि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या शोषण न किया जा सके। तो ये हमारे लिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान। तो आप जानते हो कि भारत में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। तो भारत के संविधान की धारा 21A के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
बाल अधिकार इसी को RTE का कहा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लाया गया और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को पूरे देश में 2010 में लागू कर दिया गया। यहाँ लिखा भी है 2010 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्राइमरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी। तो ये 86 संविधान संशोधन संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया 2002 में 86 संविधान संशोधन, और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इन स्कूलों को कुछ अनिवार्य सिद्धांतों मानकों का पालन करना होता है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने राइट टू एजुकेशन नियमों की अधिसूचना जारी कर चुके हैं। केंद्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान RTE अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग और समर्थन देता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो राइट टू एजुकेशन को ही समर्थन के लिए लाया गया है। इसमें नए विद्यालयों की स्थापना, स्कूलों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, पेयजल की सुविधाएं, शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए, तथा शैक्षिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, सीखने के स्तर में सुधार, अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी जैसे सहयोग शामिल किए जाते हैं। अब बात आई यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये पूछा जा सकता है। एक कार्यक्रम 2001 में लागू किया गया है, ध्यान दीजिएगा, और इसने शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान का मतलब हुआ सभी को 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्राथमिक जो शिक्षा है इसके अंदर कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, इसी को ध्यान में रख कर सर्व शिक्षा अभियान को कार्यक्रम को वर्ष 2001 में लागू किया गया और इससे शिक्षा को निष्पक्ष व सर्वसुलभ बनाने में काफ़ी प्रगति हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, तो ये आपका कहा गया है। तो आगे देखिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही प्राथमिक शिक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना। तो इसके लिए आप जानते ही हो, यहाँ आपका बालिका शिक्षा और बालिका शिक्षा पर ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये शुरू किया गया। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है। यहाँ आपको रहना होता है और सारी सुविधा प्रदान की जाती है और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत आवासीय विद्यालय होते हैं। यहीं लड़कियों को जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे, इसमें केवल ये नहीं कि अनुसूचित जात, जनजात तो अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और कोई नहीं शामिल, तो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। ये विद्यालय उन विकास खंडों यानी तहसील स्तर में खोले गए जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जहाँ विद्यालय काफ़ी दूरी पर हैं और लड़कियों की सुरक्षा प्रमुख चुनौतियाँ हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय उन किशोरियों को शिक्षा देने के लिए खोले गए जो नियमित विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, यानी जो विद्यालय नहीं पहुंच पाती हैं। ये विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं जो 10 वर्ष से अधिक आयु की हैं, यानी यहाँ शर्त क्या, ऐसी लड़कियाँ जिनकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा है और जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, यानी उनको एजुकेशन मिली ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी या पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हैं, उनके लिए ये लागू किया गया है। ये विद्यालय उन किशोरियों के लिए भी हैं जो दुर्गम और बिखरी हुई आबादी वाले उन क्षेत्रों के प्रवासी परिवारों से आते हैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पात्रता नहीं रखते। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है इनमें 75% स्थान
अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी व अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम परिवार की बालिकाओं के लिए आरक्षित होते हैं। बाकी 25% जो सीटें बचती हैं ये गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्यों में ऐसे लगभग 3600 विद्यालय हैं। कितने हैं? 3600, 3600 ऐसे विद्यालय हैं। तो ये आपका इसी के साथ साथ यानी कि स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से लिंग यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव हटाना। तो अगला जो कदम उठाया गया वो जेंडर यानी मेल फीमेल के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको हटाने का भी प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय नेशनल जो आपका पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसके दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने जेंडर यानी बालक बालिकाओं के बीच जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए यानी प्रयास किया है। तो ये आपका है। अगला, बालिका शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस लॉन्च किया गया, यानी बालिकाओं को एजुकेशन से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु डिजिटल जेंडर एटलस लॉन्च किया गया है। तो इसको विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट पर भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति पर एक एटलस तैयार किया है। और ये तैयार किसकी सहायता से किया गया? यूनिसेफ की सहायता से निर्मित या साधन यानी एटलस उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां पर अनुसूचित जात, जनजात व मुस्लिम समुदायों जैसे वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और मिनोरिटी यानी अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदायों के वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर है या वो शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, वहाँ का एटलस तैयार किया जाएगा। शैक्षिक हस्तक्षेप की योजना बनाने उसे लागू करने की दृष्टि से जेंडर एटलस का उद्देश्य दिव्यांगता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित लड़कियों की समान शिक्षा को सुनिश्चित और चिन्हित करने में भी मदद करेगा। तो ये आपका ये शुरू किया गया है। आगे आइए, अगला आपका समावेशी शिक्षा के लिए प्रयास किया गया। तो समावेशी शिक्षा, यहाँ कुछ आपका समावेशी के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और मुसलमान, इनका डेटा दिया गया है। तो आपका ये याद नहीं रहेगा, तो इसको आपका ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको याद कीजिए। आगे आइए, जो काम का है तो इसमें अगला काम का ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई उप कार्यक्रम आते हैं। तो पढ़े भारत बढ़े भारत, तो ये पढ़े भारत बढ़े भारत भी इसी के अंतर्गत आपका शुरू किया गया है। तो आपका सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को कब शुरू किया गया था? 2001 में। और उसके कंपोनेंट के रूप में यानी पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान के उप कार्यक्रम का उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में समझ के साथ पढ़ाई लिखाई और मैथ पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी के लिए यानी जो कक्षा 1 व पहली व दूसरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ आया है आपका पहली व दूसरी कक्षा में समझ विकसित हो बच्चों में पढ़ाई लिखाई की और मैथ पर जोर दिया जाए, इसके लिए पढ़े भारत बढ़े भारत शुरू किया गया। और यह सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो शुरू किया गया उसका उप कार्यक्रम है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशिष्ट हस्तक्षेप लागू कर रहे हैं। तो ये आपका इसके साथ तमिलनाडु में ABL, कर्नाटक में नल्ली काली, गुजरात में प्रज्ञा के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित करने के कदम उठाए गए हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ABL तमिलनाडु का है, कर्नाटक में नल्ली काली है, गुजरात में प्रज्ञा, तो पूछा जाएगा कि प्रज्ञा क्या है। तो गुजरात में जो शिक्षक हैं उसको कैसे ट्रेंड किया जाए, तो उसके लिए प्रज्ञा के तहत मॉड्यूल विकसित किए गए। तो तमिलनाडु में जो मॉड्यूल विकसित किए गए उसी को ABL, और कर्नाटक में नल्ली काली और गुजरात में इसे प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, नेशनल इन्वेंशन और आपका अभियान। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। इसका उद्देश्य था 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विज्ञान यानी आपका साइंस, मैथमेटिक्स और आपका टेक्नोलॉजी, तो साइंस, मैथमेटिक्स व टेक्नोलॉजी की ओर आकृष्ट व प्रेरित करना था।
तो इसी के लिए क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो ये पूछा जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाए, कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, वो ऑब्जर्व करे, प्रयोग करे, अनुमान लगाएं, चित्रांकन करें, मॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। और इसमें IIT, IISER, NIT जैसी उच्च संस्थानों ने परामर्श के लिए स्कूलों को गोद लिया हुआ इसके अंतर्गत। तो IIT हो गया, IISER हो गया, फिर आपका NIT हो गया, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों ने परामर्श देने के लिए स्कूलों को गोद लिया है। कुछ राज्यों में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए उन्हें कारखानों और अनुसंधान केंद्रों का, जो कारखाने अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर भी भ्रमण कराया जाता है, ताकि उनके अंदर क्यूरोसिटी पैदा हो और ताकि वो नए नए इन्वेंशन कर सकें, अवलोकन कर सकें और नए नए मॉडल विकसित कर सकें। तो ये दूसरा हो गया। तो पहला हमने बढ़े भारत बताए, सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट है, जो कि 2001 में शुरू किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। दूसरा हमने कहा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जो कि 6 से 18 वर्ष के आयु के बालकों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया। और विद्यार्थियों में मैथमेटिक्स, साइंस व टेक्नोलॉजी के बीच इंटरेस्ट पैदा करना, उसकी ओर आकृष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और तीसरा सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम विद्यांजलि है। विद्यांजलि से IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तत्वाधान में देश भर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, ध्यान दीजिएगा, समुदाय यानी आम पब्लिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। तो विद्यांजलि के अंतर्गत जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, कोई भी इस विद्यांजलि पोर्टल भी वहाँ आपका रजिस्टर करा के और इसमें अपनी स्वैच्छिक योगदान आप कर सकते हैं। तो समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी व्यक्ति विशेष जाकर के स्कूल में अपना पढ़ा सकता है। इसका उद्देश्य स्वयं सेवियों की सेवाओं के जरिए सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करना है। तो यहाँ से विद्यांजलि से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक विद्यालय में समुदाय व निजी भागीदारी, ये ध्यान रखिएगा, समुदाय व निजी भागीदारी ज़्यादा हो, इसी के लिए विद्यांजलि शुरू किया गया। और अगला सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है सगुन पोर्टल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सगुन नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया। सगुन 2 से बना है, सा से साला और गु से गुणवत्ता शब्द से निकला है। तो ये साला का मतलब हुआ जहाँ बच्चे अपना अध्ययन करते हैं। और कैसा, तो सगुन पोर्टल के माध्यम से जो आपकी क्वालिटी दी जाए वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी जो भी एजुकेशन दिया जाए वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत आपका सगुन पोर्टल शुरू किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन कार्यक्रम, जो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। बढ़े भारत, दूसरा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, तीसरा आपका विद्यांजलि, चौथा सगुन पोर्टल इत्यादि शुरू किए गए हैं। अगला देख लेते हैं शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उसको भी ट्रेनिंग प्रदान की जाए। तो इसमें शिक्षकों की उपलब्धता, अगर शिक्षकों की उपलब्धता की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2016-17, यहाँ 16-17 का बताया गया, कितना 19.49 लाख अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है। यानी इतने पद और भरे जाने चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के। तो ये 19.49 लाख शिक्षकों को अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा का अधिकार के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने टेट की परीक्षा पास की है, यानी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट की परीक्षा पास की हो। CBSE ऐसी 11 परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। तो ये आपका अगला सेवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण, जो आपका शिक्षक ऑलरेडी हैं उनको भी 20 दिन का प्रशिक्षण देता है। तो 20 दिन का उनको प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण, इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सब है आपका शिक्षक सहायता प्रणाली, इसमें भी
जो हमारे काम का है वही हमें देखना है, बाकी आपका हम बहुत सारा आपका कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं, जो यहाँ ये कोई काम का नहीं है, निगरानी RTI, ये आपका तो बता ही चुके हैं। कि आगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इससे पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ये योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य और अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में जितने बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जबकि माध्यमिक में उससे संख्या काफ़ी घट जाती है, तो वो माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या घटे ना बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज हो, इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया। तो उद्देश्य सब समझ में आ गया होगा, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता सुधारना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें बस्तियों में उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य यह भी है कि वर्ष 2017 तक जो सकल भर्ती अनुपात है, यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, वो 100% हो जाना चाहिए। 17 तक 100% हो जाना चाहिए, और वर्ष 2020 तक सभी स्कूली बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें। तो 2017 तक 100% का उद्देश्य इसमें रखा गया था। तो इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसमें नए नए माध्यमिक शिक्षा विद्यालय मिडिल स्कूल के गठन की बात कही गई है। आगे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा की यानी गुणवत्ता में सुधार के लिए RMSA, ध्यान दीजिएगा, RMSA के तहत की गई कुछ पहले इस प्रकार हैं। तो एजुकेशन जो दी जा रही है, उसमें क्वालिटी परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपका RMSA की फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा के लिए पीछे की योजनाएं बताएं। अब जो बताने जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी सुधार के लिए पहले शुरू की गई हैं, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया, उसके अंतर्गत हैं। तो हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन है। तो पहला है शाला सिद्धि, दूसरा है शाला दर्पण, और तीसरा GIS ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैपिंग, तो आपका सिस्टम मैपिंग। तो इसको भी हम समझेंगे। तो शाला सिद्धि ये 2015 में स्कूल को मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वेब पोर्टल शुरू किया गया। तो अगर पूछा जाए शाला सिद्धि ये कहाँ, तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहल शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो स्कूल हैं उनको मानक और मूल्यांकन तंत्र के अंतर्गत लाए जाएं। स्कूलों में सुधार के लिए उनके मूल्यांकनों के वास्ते यह व्यापक माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को और अधिक दक्ष व संकेंद्रित तरीके से अपने कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सक्षम बनाना है। यानी स्कूल दक्ष हो सकें और अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें, उनके कार्यों का परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा है, इससे उन्हें सुधार के लिए पेशेवर परख में सहायता मिलती है, वो अपना सुधार कर सकते हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन क्षेत्रों तथा उनके मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक स्कूल के लिए सहमति वाले मानक स्थापित करना रहा है। दूसरा है शाला दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शाला सिद्धि व शाला दर्पण दोनों 2015 में शुरू किया गया। तो ये शाला दर्पण भी यानी जो केंद्रीय विद्यालय हैं, 1099 केंद्रीय विद्यालयों के लिए सभी शाला दर्पण योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, शाला दर्पण विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्कूल सूचना सेवाओं के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन बताया जाएगा, विद्यार्थी प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारी की जानकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, यानी कोई विद्यार्थी किस दिन आया किस दिन नहीं आया, अवकाश कितने दिन रहा, रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, पाठ्यक्रम पता लगाने का तरीका, विद्यार्थियों, प्रशासन, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में यानी SMS अलर्ट भी भेजा जाएगा।
तो इसी को क्या क्या नाम दिया गया, तो इसी को शाला दर्पण, यानी दर्पण में जैसे अपना चेहरा देखते हो वैसे कौन विद्यालय अच्छा है, का उसकी क्या स्कूल टीचर की प्रोफाइल क्या है, बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, कर्मचारी कितने हैं, कितने दिन विद्यार्थी आता है, अवकाश कितने दिन रहा, रिपोर्ट कार्ड क्या रहा बच्चों का, पाठ्यक्रम क्या रहा है, इन सबको एक ही पोर्टल या एसएमएस अलर्ट के माध्यम से यानी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दो स्कीम इसके अंतर्गत शुरू की गई, और भी हैं लेकिन आपका आगे प्रमुख रूप से शाला सिद्धि व शाला दर्पण जो कि दोनों 2015 में शुरू की गई हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला जीआईएस मैपिंग, जीआईएस मैपिंग भी शुरू किया गया। तो बिना किसी भेदभाव के उचित दूरी पर किसी भी बस्ती के माध्यमिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, यानी सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, जीआईएस मैपिंग शुरू की गई है, जीआईएस मैपिंग शुरू की गई है। अगला कक्षा 10 के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। तो ये कक्षा 10 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार कक्षा 10 के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण किया। 10वीं कक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण NAS पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट 2016 को मंत्रालय को सौंपी गई। तो ये आपका 2016 को पहली बार इसका सर्वेक्षण किया गया है। अगला जो है वो कला उत्सव, अगला जो है वो कला उत्सव भी इसके अंतर्गत मनाया जाएगा। कला उत्सव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कला उत्सव पहल का उद्देश्य शिक्षा में कला यानी संगीत, थिएटर, नृत्य, दृश्य कला, ये आपका संगीत, थिएटर, दृश्य, नृत्य और शिल्प इत्यादि को बढ़ावा देना है, और इसी के लिए कला उत्सव शुरू किया गया है। तो अगला राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जानी चुकी हो, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2015 में शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बच्चों को क्या करना, आकृष्ट करवाना है, ताकि वो यानी जो आविष्कार इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। आगे आइए, तो ये आपके थे 2 स्तर पे, प्राथमिक एजुकेशन के अंतर्गत और आपका दूसरा माध्यमिक एजुकेशन शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहल शुरू की गई। अगला माध्यमिक स्तर पर ही दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना, ये भी आपके पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसको, यह योजना दिव्यांग बच्चों के लिए यानी जिसे विकलांग पहले कहा जाता था, एकीकृत शिक्षा योजना, इंटीग्रेटेड यानी एजुकेशन आपकी स्कीम है के स्थान पर 2009-10 में इसको माध्यमिक जो दिव्यांग बच्चों के लिए पहले से चली आ रही थी एकीकृत शिक्षा योजना, उसी के स्थान पर 2009-10 में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा को 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समाहित कर लिया गया। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है 2009 में शुरू किया गया, इसमें मर्ज किया गया। लेकिन ये आपका योजना जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, तो आपका क्लियर हो गया होगा, ये आपकी 2009-10 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया था। आगे आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के काल में 1986 में लाई गई थी और उसी में अभी संशोधन किया गया है, यानी उसी में बदलाव किया गया जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है। तो दोनों को एक साथ डिस्कस किया जाएगा। अगला है इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल, इसी को प्रशिक्षक कहा जाता है। तो प्रशिक्षक पोर्टल ये आपका भी शुरू किया गया और 2016 में यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा 2016 को यानी प्रशिक्षक या इसी को कहें इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल जिसे प्रशिक्षक कहा गया, इसको शुरू किया गया। इससे शिक्षक विकास संस्थानों की निगरानी और भावी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने के लिए विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजना भी लागू की गई है। तो वहाँ पर भी यानी मदरसों में भी जो 14 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा शुरू किया गया है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का
देने के लिए ऐसा शुरू किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर मदरसों तथा मकतब में विज्ञान है, साइंस है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि की पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाए। मदरसों मकतबों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक रूप से प्रवीण बनाया जाए, वो आपके दक्ष हो सकें। मदरसे मकतब दारुल उलूम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की मान्यता प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उपयुक्त सहायता दी जाएगी। मदरसों मकतबों दारुल उलूम में 14 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों में अभी बताए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के अवसर भी इसमें किया गया है। फिर आपका ये कितने रुपये दिए जाएंगे वो आपके काम का नहीं है और ना आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना, इसे 2008 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। चुने गए विद्यार्थियों 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रति वर्ष 6,000 रुपये यानी 500 रुपये प्रति माह की 1 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यानी 500 रुपये हर महीने मिलेगा और 6,000 रुपये सालाना प्राप्त हो गया। छात्रवृत्ति सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शासन प्रणाली के लिए अलग अलग कोटा तय हैं। जिन विद्यार्थियों और अभिभावकों की सभी साधनों से आय यानी 1.5 लाख रुपये से कम है, तो वे छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के क्या हैं यानी एलिजिबल हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो 2008 में इसी के साथ बालिका के लिए भी स्कीम शुरू की गई, उसको राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन स्कीम 2008 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भी ऐसा माहौल बनाना जिसमें माध्यमिक स्कूलों में विशेषकर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की बालिकाओं के प्रवेश को यानी बढ़ावा दिया जा सके और इसको छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या को कम किया जा सके। तो इस योजना के अंतर्गत क्या जाता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 की अविवाहित पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये सावधि खाते में जमा किए जाते और यह राशि वे 10वीं कक्षा पास करने और 18 वर्ष की होने पर ब्याज के साथ उनको मिल जाती है। तो ये आपका यह योजना अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात से संबंध रखने वाली 8वीं पास करने वाली लड़कियों को दिया जाता। 3,000 रुपये सावधि खाते में जमा कर दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात से संबंध है, इस पर भी विचार किए बिना यानी वो वहाँ हैं तब भी वे 8वीं पास करने वाली और राज्य सरकार सरकारी सहायता स्थानीय निकाय स्कूलों में 10वीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए होती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का क्रियान्वयन, तो यहाँ पर भी आपका सीधे अब स्कॉलरशिप का पैसा या राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना इत्यादि को भी डीबीटी के अंतर्गत लाया गया है। अब आपका सीधे पैसा अकाउंट में पहुँच जाता है, तो जिससे आपका जो बीच में घपलेबाजी होती थी उसको भी यानी अलग कर दिया गया है। वयस्क शिक्षा, वयस्क का मतलब हुआ यानी जो प्रारंभिक दौरान अपनी जब उनको पढ़ने की ज़रूरत थी तब वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन अब इच्छुक हैं एजुकेशन प्राप्त करने का, तो उनको वयस्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी 86% जनसंख्या मात्र 14% साक्षर थी और बाकी 86% जनसंख्या निरक्षर थी। इसलिए वयस्क शिक्षा पर जोर इसके सबसे नीचे के स्तर अर्थात बुनियादी साक्षरता पर ही था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम योजना अवधि से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें से जो सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित रहा हुआ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन रहा है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह 15 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए कब 1988 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 2009 में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया, जो कि 15 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए था और इसे 2009 में संशोधित कर इसे साक्षर जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूछा जाए तो 1988 में शुरू किया गया, लेकिन इसे 2009 में इसे संशोधित किया गया और इसे बदल करके साक्षर भारत का नाम दिया गया। नए मिशन में आजीवन शिक्षा का नया आयाम जोड़ा गया, यानी आजीवन जब तक आपका जीवन है तब तक आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। देश की साक्षरता लेकिन कम से कम न्यूनतम 15 वर्ष है। देश की साक्षरता दर में पर्याप्त प्रगति हुई, परंतु अब भी विभिन्न राज्यों जिलों सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान है। वयस्क शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता व प्रौढ़ शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर पूर्ण साक्षर समाज का निर्माण
करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी लॉन्च किया गया है। आगे आइए, जो हमारे काम का है उसको हम देख लेते हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, तो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं ताकि उनके अंदर क्या है, एक आपका प्रोत्साहन की भावना उत्पन्न हो और वो तन मन धन से तीनों तरीके से क्या करें, स्कूल में अपना योगदान दें। तो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 1988 में 1958 में शुरू किया गया है। 1958 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में शुरू किया गया। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रशंसनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1958 केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन 1962 में 1962 में इसकी मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं। कोई मान लो जिला आपका बाराबंकी में कोई केंद्रीय कर्मचारी है व्यक्ति ए, और इसका 1 महीने बाद ट्रांसफ़र आपका हरदोई में हो गया या कोई अन्य ज़िले में हो गया, तो केंद्रीय विद्यालय हर ज़िले में है तो उनकी जो कोर्स होता है उनमें बराबर सिमिलरिटी होती है, एक ही दिन तो कोर्स चलता रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसी सिमिलरिटी उनके बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, उसी को ध्यान में रखते हुए 1962 में केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना शुरू की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के एक इकाई के रूप में की गई, यानी और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय होगा, उसके अंतर्गत होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पंजीकरण है, ये समिति पंजीकरण अधिनियम 1965 के अंतर्गत एक समिति के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक समिति के रूप में, सोसाइटी के रूप में आपका इसका किया गया है। तो 1965 को समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत एक समिति के रूप में ये पंजीकृत हैं 1962। अगला है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय को 1986 में आवासीय नवोदय विद्यालय की स्थापना करना था ताकि समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम जो है, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बगैर, यानी उनकी कोई बच्चा गरीब है तो अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन, प्रतिभाशाली है बच्चा तो उसको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, इसी को सुनिश्चित करने के लिए नवोदय विद्यालय की संकल्पना 1986 में 1986 में आती है और इसे समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एज ए समिति के रूप में पंजीकृत किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना संबंधी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के प्रस्ताव पर की जाती है, जिसके लिए वह लगभग 30 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराती है। कितना? 30 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने पर इसका किया जाता है। राज्य सरकार को बिना किराए के इस तरह का अस्थायी भवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं ताकि समिति द्वारा स्कूल के भवन निर्माण तक 3-4 वर्ष तक 240 विद्यार्थी स्टाफ उसमें रह सकें। तो इसी के लिए नवोदय विद्यालय शुरू किया गया है। अगला जान लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बात करता है। तो आपका एनसीईआरटी, ठीक, आइए देखते हैं इसको। तो राष्ट्रीय इसको हिंदी में एनसीईआरटी को हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। इसका स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन 1961 में किया गया और एक शीर्ष निकाय के रूप में किया गया। परिषद नीतियाँ और कानून बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से नई योजनाएं, नई नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शिक्षा जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो नई दिल्ली में है कि उसके बाद आपका केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अगला पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये भोपाल में है। तो ये आपका आगे आइए, राष्ट्रीय बाल भवन। तो राष्ट्रीय बाल भवन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा,
1956 में इसकी स्थापना की जाती है। बाल भवन एक आंदोलन के रूप में देश के कोने कोने में फैला हुआ। देश भर में 134 बाल भवन व बाल केंद्र हैं। तो ये सब इसमें ये आपका इसको 1956 में स्थापित किया जाता है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर सीबीएसई। तो सीबीएसई हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसी को सीबीएसई के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है। सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है। बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ही लागू करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान किसी संस्थान से जुड़ा बिना डिग्री पूर्व स्तर की शिक्षा पाने के इच्छुक बाहरी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसकी शुरुआत 1979 में सीबीएसई ने अंतर्निहित लचीलेपन वाली परियोजना के तौर पर की थी, किंतु 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मुक्त विद्यालय प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि देश भर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र देने की स्वतंत्र व्यवस्था के साथ चरणबद्ध रूप से मुक्त शिक्षा की सुविधा दी जा सके। तो ये आपका इसमें भी उतना काम का नहीं है। आगे आइए, मिड डे मील आप जानते हो, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, ये 1995 में शुरू किया जाता है और इसमें ये विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना है। क्यों ये शुरू की गई? तो इसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में लाने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा मध्याह्न भोजन से सामाजिक व स्त्री पुरुष समानता, अगर और ने पूछा जाए तो सामाजिक व स्त्री पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे कक्षा में भूख से निवारण, स्कूल में उपस्थिति, सामाजिक समानता, बालक बालिकाओं के बीच समानता को प्रोत्साहन मिलती है। तो इसीलिए इसे शुरू किया गया है। इसमें मानक क्या हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, मध्याह्न भोजन के मानक। मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्य, पके हुए भोजन में 100 ग्राम गेहूँ या चावल होगा मध्याह्न भोजन। उसके बाद 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल शामिल हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 कैलोरी, तो इतना आपका दिया जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी एजुकेशन को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन दिया जाता है, उनमें 150 ग्राम गेहूँ या चावल होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपेयर कीजिए। तो 150 ग्राम गेहूँ या चावल होगा, 30 ग्राम दाल होगी, 75 ग्राम सब्जी होगी। उसमें सब्जी 50 ग्राम थी तो ये 75 ग्राम होगी, और 20 ग्राम की दाल उधर 20 ग्राम थी तो इधर 30 ग्राम होगी। 100 ग्राम गेहूँ चावल था तो यहाँ 150 ग्राम है, और उसके बाद सब्जी उधर 50 तो इधर 75 ग्राम है। 5 ग्राम क्या था, यानी तेल चिकनाई होती है, तो इसमें आपका इधर है 7.5 ग्राम तेल या चिकनाई होती है, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ये दोनों चीज़ आपका ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अगर प्राथमिक जो मिड डे मील के जो मानक या घटक हैं, पके हुए भोजन में क्या क्या शामिल किया गया, तो अगर प्राथमिक विद्यालय की बात किया जाए तो 100 ग्राम गेहूँ या चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल या चिकनाई शामिल है। इससे क्या होगा, तो 450 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी व 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होगी। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को में 150 ग्राम गेहूँ या चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम तेल या चिकनाई प्राप्त होगी, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आगे आइए, मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल, मसाले, ईंधन का खर्च शामिल होता है। जुलाई 2016 से खाना पकाने की लागत प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए यानी कितना है, तो प्राइमरी के बच्चों के लिए ये आपका देख लीजिएगा, आपका कितना आपका प्राइमरी के बच्चों के लिए, तो ये आपका 4.13 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन, और उच्च के लिए हायर एजुकेशन के लिए 6.16 रुपये आपका निर्धारित किया गया है, छात्र प्रति देनी पड़ती है।
तो आपका, और ये ध्यान दीजिएगा जो ये मिड डे मील योजना है ये 60-40 रेशियो, यानी केंद्र का योगदान 60%, 40 आपका राज्यों का है, ये शुरू किया गया है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 100% केंद्र ही वहन करेगा। पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें आपके 90-10 के रेशियो से शुरू किया गया है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। आगे आइए, तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य में तिथि भोजन नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ। समाज की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? तो स्थानीय लोगों के बच्चों का जन्म दिन जो होगा वो स्कूल में समारोह के माध्यम से, पारिवारिक समारोह के माध्यम से मनाया जाएगा। तो ये इसी के लिए आपका ये शुरू किया गया है। तो इसको भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। असम में इसी को संप्रीति भोजन के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धाम के नाम से, महाराष्ट्र में स्नेह भोजन, कर्नाटक में साले गागी नाबू नीबू, पुडुचेरी में अन्नदानम, पंजाब में प्रीति भोज, राजस्थान में उत्सव भोज के नाम से यह परंपरा शुरू की गई है। तो ये आपका ये मैचिंग में दिया जा सकता है कि कहाँ किस नाम से शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, असम में संप्रीति भोजन, संप्रीत भोजन दे देगा कहाँ, तो असम में संप्रीति भोजन, हिमाचल प्रदेश में धाम, महाराष्ट्र में स्नेह भोजन, कर्नाटक में साले गागी नाबू नीबू, पुडुचेरी में अन्नदानम, पंजाब में प्रीति भोज और राजस्थान में उत्सव भोज नाम से तिथि भोजन की परंपरा शुरू की गई है। शुरुआत यहाँ गुजरात से पहले हुई थी। तो ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आपका पीछे भी बता चुके हैं, तो इसमें आपका कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, राष्ट्रीय क्षेत्र कौशल परिषद का गठन एक कब किया गया? तो राष्ट्रीय क्षेत्र कौशल परिषद, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र कौशल परिषद, तो ये शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद का गठन 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक योग्यता से इतर रोजगार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया था। तो ये पूछा जा सकता कब? तो 2014 में। आगे आइए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए ईशान उदय योजना शुरू की गई है। तो यूजीसी ने, अब ये हायर एजुकेशन की यहाँ अब बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी ने 2014-15 में शिक्षा सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छात्रों के लिए ईशान उदय नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, जिनके अभिभावकों की आय कितना 4.5 लाख से कम है। तो ये प्रतिमाह 3500 से लेकर 5,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इस यानी ये ईशान उदय पूछा जा सकता है, ईशान उदय क्या है? तो ईशान उदय यूजीसी के द्वारा 2014-15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू की गई है। और इसमें शर्त है परिवार की आय 4.5 लाख से कम होनी चाहिए और 10,000 छात्रवृत्ति हर साल दी जाती है। और यह छात्रों को देश के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के अध्ययन के लिए 3500 से 5,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये आपका ईशान उदय आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगला है ईशान विकास। एक ईशान उदय हो गया जिसमें आपकी छात्रवृत्ति दी जाएगी, और दूसरा है ईशान विकास, पूर्वोत्तर के छात्रों हैं शैक्षणिक अवसर। तो उस ईशान विकास या कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्य के कॉलेज व स्कूलों के चुनिंदा छात्रों को उनके लंबे अवकाश के दौरान, जब उनकी छुट्टी होती है, तो आईआईटी हो गया, आईटी व आईएसईआर संस्थानों के निकट संपर्क में लाने की योजना के तहत शुरू किया गया, ताकि उन्हें बेहतर अवसरों का ज्ञान हो सके। अगला है प्रगति। महिला नेता, यानी महिलाओं की एजुकेशन के लिए भी प्रयास किया जा रहे हैं। उन्हीं महिला में से ये प्रगति से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। छात्राओं है छात्रवृत्ति, तो ये आपकी AICTE
की योजना है। इसमें तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रगति को शुरू किया गया। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या 4000 प्रति परिवार, एक बालिका। हाँ, एक बालिका जहां परिवार की आय 6 लाख रुपये से कम है। कितनी? 6 लाख से कम है। अभ्यर्थियों का चयन पात्रता परीक्षा के जरिए योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसमें छात्रवृत्ति की राशि, शिक्षण शुल्क 30,000 रुपये या वास्तविक जो भी कम हो, और आकस्मिक व्यय हेतु 2,000 रुपये 10 महीने के लिए प्रतिवर्ष है। अनुसूचित जात 15%, अनुसूचित जनजात 7%, ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण है। प्रत्येक योजना में छात्रवृत्तियां प्रत्येक डिग्री व डिप्लोमा स्तर पर उपलब्ध हैं और किसी भी वर्ग में पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर स्थानांतरणीय भी हैं। तो इसके अलावा स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति भी चल रही है। तो ये आपका एकल बालिका, स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति सी है। अपना कॉलेज जानो, अपना नो योर कॉलेज एक ऐसा पोर्टल है जो कॉलेजों के बारे में आवश्यक जानकारी देगा। छात्रों को कॉलेज के चयन, कहाँ एडमिशन करवाना किस प्रकार का है, तो इसमें हर एक प्रकार की जानकारी, यानी उसका मोबाइल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कॉलेज, ICT का उपयोग, इन पाठ्यक्रम के अनुसंधान सब इस पर उपलब्ध होता है। कैंपस कनेक्ट ये आपका अगला, लेकिन काम का नहीं है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, इसी को राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की परिकल्पना ज्ञान की ऐसी राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में की गई जो सर्वव्यापी डिजिटल ज्ञान स्रोत उपलब्ध कराएगी। यह देश भर के सभी प्रकार के अध्येता समूहों की शिक्षा, शोध, नवाचार की आवश्यकता की पूर्ति की मदद करेगी। तो इसी के लिए इसे शुरू किया गया है। अब अगला है स्वयं। स्वयं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAS में 2016 में। स्वयं की फुल फॉर्म स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। तो स्वयं एक व्यापक शैक्षिक संरचना वाला राष्ट्रीय विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। यह एकीकृत मंच, इंजीनियरिंग, मानविकी व समाजशास्त्र जैसे पाठ्यक्रम पेश करेगा ताकि अध्येता जो शिक्षार्थी है व्यापक रूप से इसका लाभ उठा सके। उसी के लिए आपका स्वयं पहल शुरू की गई है। अगला शैक्षिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल ज्ञान को शुरू किया गया, GIAN। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, यानी शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल ज्ञान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक व उद्यमी प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उच्च अध्ययन के भारतीय संस्थानों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसी के लिए ज्ञान पहल शुरू की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक व उद्यमी प्रतिभा है उनको भारतीय यानी संस्थाओं से जब जुड़ेंगे तो यहाँ का भी क्या होगा, शैक्षणिक संसाधन का उपयोग हो सकेगा, गुणात्मक सुधार मिल सकेगी यानी भारतीय संस्थान में, और भारत की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षमता को विश्व स्तरीय उत्कृष्टता प्रदान की जा सकेगी। तो ये आपका एक ज्ञान शुरू किया गया है। अगला अनुसंधान पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग व शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान व नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इससे वैश्विक स्तर से भी बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सकेगा। आगे आइए। हाँ, यहाँ कॉपीराइट की बात की गई है, तो आपका लास्ट है, इसी को देख लेते फिर आपका ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कॉपीराइट होता क्या है, तो ये पहले समझ लीजिए। जब आप कोई स्वतः इन्वेंशन अपने दिमागी उपज से कुछ रचना या कोई गीत संगीत ये सब लिखते हो तो उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। तो इसमें लिखा भी कॉपीराइट प्राप्त करना एक स्वतः प्रक्रिया और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाए। कोई भी कृति आप सृजित करते हो और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका
अब आइए इसके लिए कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। कॉपीराइट कार्यालय, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष कॉपीराइट पंजीयक होता है। अध्यक्ष कौन? कॉपीराइट जो पंजीयक होगा, जिसके पास कॉपीराइट संबंधी मामलों निपटने की अर्ध न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य काम कॉपीराइट का पंजीकरण करना होता है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया कॉपीराइट रजिस्टर आम लोगों को कॉपीराइट के बारे में जानकारी देता है। अब कॉपीराइट कार्यालय को अलग कर दिया गया और यह एक पृथक संस्था के रूप में काम कर रहा है। कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकरण के अलावा रजिस्टर की जांच और उसमें उद्धरण लेने जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। कॉपीराइट कानून भी आया है 1958 में कार्यालय, 1957 में कॉपीराइट कानून। 1957 के अनुच्छेद 13 के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित वर्गों या कार्यों में निहित होता है, जैसे मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीत, कलात्मक कार्य कोई है तो इसके लिए कॉपीराइट होगा। तो मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य। सिनेमैटोग्राफ फिल्म कोई है, साउंड रिकॉर्डिंग है। कॉपीराइट कार्यालय वर्ष 2013 के कॉपीराइट नियमों के नियम 70 के अनुसार, कॉपीराइट का नियम 70 के अनुसार कॉपीराइट रजिस्टर में शामिल कॉपीराइट के ब्यौरों में बदलाव का भी पंजीकरण करता है। कानून के अनुच्छेद 47 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क अदा करके कॉपीराइट के रजिस्टर से उद्धरण की गई पंजीकृत प्रतियां ले सकता है या कॉपीराइट के रजिस्टर की जांच कर सकता है। इसके लिए कॉपीराइट कार्यालय में उन कार्यों की सूची भी बनाई जाती है जिनके बारे में रजिस्टर की जानकारी दी गई होती है। कॉपीराइट पंजीयक रजिस्टर में शामिल ब्यौरे में छोटे मोटे सुधार और बदलाव कर सकता है। किसी असंतुष्ट व्यक्ति या पंजीयक के निवेदन पर रजिस्टर में शामिल किसी भी लेख को हटाने का अधिकार केवल कॉपीराइट बोर्ड के पास होता है। वो चाहेगा तभी हटा सकता है। कॉपीराइट पंजीकरण हेतु प्रक्रिया। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 45 के तहत लेखक या प्रकाशक या कॉपीराइट मालिक या किसी भी काम के कॉपीराइट का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य के ब्यौरे को शामिल कराने के लिए निवेदन कर सकता है। कॉपीराइट कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों के लिए पंजीकरण सुविधा मुहैया कराता। पंजीकरण के लिए आवेदन डाक से कॉपीराइट कार्यालय भेजे जा सकते हो या ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। तो ये आपका, उसके बाद कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण 2014 से ही किया गया है। आगे अर्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड का गठन 1958 में किया गया, ध्यान दीजिएगा। और यह अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहा। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है। तो ये आपका बोर्ड कॉपीराइट पंजीकरण और कॉपीराइट निर्धारण संबंधी विवादों के निपटाने, पंजीकरण में सुधार और जनता से रोके गए कार्य के संबंध में अनुवाद लाइसेंस की मंजूरी, अप्रकाशित भारतीय कार्य, दिव्यांगों के लाभों के लिए अनुवादों का प्रकाशन तथा प्रस्तुति और विशेष मकसद के कार्यों में निर्णय लेने का काम सौंपा गया। कॉपीराइट बोर्ड ये सब आपका करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अगला है कॉपीराइट संशोधन कानून 2012 का। कॉपीराइट बोर्ड के 3 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो 3 इसमें सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष व एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार आपका कॉपीराइट ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर ऊर्जा है, लेकिन उसको अगले दिन हम देखेंगे। धन्यवाद।